गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने क्षितिज से दो गद्य, एक दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की और दूसरी लहासा की ओर पढ़ लिया है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा पद्य खंड। पद्य खंड से पहला था कबीर, दूसरा था ललद्यन के वाक। उम्मीद है आप इनका प्रश्नोत्तर वगैरह कर रहे हैं। जल्दी ही मैं आपका चेक करूँगा। आज जो हम करेंगे वो है कीर्तिका का पहला पाठ। तो कीर्तिका का जो पाठ है पहला, वह है मेरे संग की औरतें। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये राहुल संकृत्यायन जी की किताबें हैं जो लहासा की ओर हमने पढ़ा था। उसमें से ये है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। बहुत सारी किताबें हैं, बौद्ध दर्शन, अनाथ, दिवोदास, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, साम्यवाद ही क्यों, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जय योधे, सोने की ढाल और दाखुंदा। एक और किताब होगी घुमक्कड़ शास्त्र, कहीं खोजना पड़ेगा। तो अभी मैं इतनी किताबें ले आया हूँ यहाँ लाइब्रेरी के लिए। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किताबें अभी राहुल संकृत्यायन की लिखी हुई मैं यहाँ की लाइब्रेरी के लिए लाया हूँ। और भी ढूंढूंगा, मिल जाएगा तो और ले आएंगे। तो आप ज़रूर पढ़िएगा जब स्कूल खुल जाए तो। बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं, थे। उनकी रचनाएं अभी हैं तो लेखक तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी रचनाएं होती हैं, मतलब वो अमर होता है। चलिए अब हम लोग कृतिका के पहले पाठ की ओर चलते हैं, जो मृदुला गर्ग जी का लिखा हुआ है, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग अभी हैं संसार में, तो उनकी लिखी हुई ये, इसको संस्मरण कह सकते हैं। इसका शीर्षक जो है मेरे संग की औरतें। कहने का मतलब है कि इनका जो जन्म हुआ, इनका पालन पोषण हुआ, इनका विवाह हुआ, तो इस पूरे जीवन में इनके साथ जो औरतें रही, जिन औरतों का इन्हें साथ मिला, जिन महिलाओं का इन्हें साथ मिला, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। जीवन में कौन सी महिलाएं होती हैं? तो दादी होती हैं, नानी होती हैं, माँ होती है, और भी जो सगे संबंधी होते हैं। तो इन्हीं औरतों के बारे में इन्होंने अपना अनुभव लिखा है, संस्मरण लिखा है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने के से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जो नानी थी उनकी मृत्यु इनकी माँ की शादी होने से पहले हो गई थी, तो इन्होंने उनको देखा नहीं था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों ने को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब लेखिका कह रही है कि ज़्यादातर बच्चे नानी से कहानियाँ सुनते हैं, दादी से कहानियाँ सुनते हैं, तो इनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। तो मुझे भी नहीं मिला, तो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं, क्योंकि लेखिका तीनों बहनें जो थी वो बाद में कहानियाँ लिखने लगी, तो ये कह रही हैं कि शायद हमें नानी से कहानियाँ सुनने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम तीनों बहनों ने कहानी कहना शुरू कर दिया। नानी से कहानी भले न सुनी हो, पर नानी की कहानी जरूर सुनी। नानी से नहीं सुनी, लेकिन नानी के बारे में जरूर सुनी। नानी की कहानियाँ इन्होंने सुनी दूसरे लोगों से कि नानी कैसे थी, क्या करती थी। और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी,
जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जो कहानियाँ इन्होंने नानी के बारे में सुनी, उनका जो मर्म था, उनका जो असल बातें थी उसमें, वह इनको जब बड़ी हुई तब समझ में आया। बचपन में तो नहीं समझ में आता होगा। वही लिखा कि उसका मर्म, असली मर्म जो था वह बाद में समझ में आया, असली भेद, असली रहस्य जो उसके अंदर बातें थी। शुरू में इन्होंने इतना ही जाना कि इनकी नानी एक पारंपरिक महिला थी, जैसी महिलाएं होती थी घर में उन दिनों, जो कि अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, पर्दा नशी थी, पर्दे में रहने वाली थी। पर्दा नशी का मतलब होता है पर्दे में रहने वाली। और जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। पहले क्या होता था कि आप जितने भी महापुरुषों के बारे में पढ़ते होंगे तो सब में एक चीज़ आपको कॉमन मिलता होगा, समान मिलता होगा। क्या कि वो लंदन जाकर या इंग्लैंड में कहीं और जाकर उन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की। बैरिस्टरी, अभी जो वकील होते हैं वो पहले बैरिस्टर कहे जाते थे, और उसकी पढ़ाई इंग्लैंड में होती थी अच्छी। तो जो भी जा सकते थे वो वहीं जाते थे पढ़ने। आज अलग अलग तरह के, जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं लोग, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन दिनों बैरिस्टर बनने का क्रेज हुआ करता था। सब लोग बैरिस्टर बनना चाहते थे। तो आप जितने लोगों को जानते हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब के सब बैरिस्टरी पढ़ने बाहर गए और वहाँ से पढ़कर आया। पहले वकालत की, फिर बाद में आज़ादी की लड़ाई में आए। तो यह एक परंपरा थी, यह उस दौर का चलन था। उस समय सभी लोग ऐसे ही करते थे। शादियाँ अक्सर कम उम्र में हो जाया करती थी उस समय, अभी के जैसे 30, 35, 40 साल में नहीं होती थी। तब 20 साल, 18 साल, 17 साल में शादियाँ हो जाती थी लोगों की, ऐसा चलन था। तो अक्सर लोग पढ़ाई लिखाई जारी ही रखते थे उस समय। शादी हो गई, पत्नी घर में है, वो अपना आगे की पढ़ाई करने चले जाते थे। तो इनकी जो नानी थी, उनके पति भी शादी के तुरंत बाद विलायत चले गए। विलायत का मतलब उस समय ज़्यादातर इंग्लैंड ही होता था, अंग्रेज़ों का शासन भी था, तो इंग्लैंड चले गए पढ़ने। यह बातें इनकी समझ में तब आती थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कैम्ब्रिज बड़ा ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और बहुत पुराना है। तो वहीं से वह डिग्री लेकर आए। तो जाहिर है पढ़ाई करने गए, वहाँ उन्होंने कुछ साल बिताए। तो वहाँ का जो तौर तरीका था, जो रहने सहने का तरीका था, रीति रिवाज, ढंग, सब सीख के आते हैं लोग। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, जो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर आते हैं और उस तरह की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि वह उनका ड्रीम लाइफ होता है, वह उनके सपनों का शहर होता है, जहाँ वो सपनों की ज़िंदगी सीख कर आते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। तो हम जिनको अपने से ज़्यादा विकसित मानते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, ज़्यादा बड़ा मानते हैं, उनकी बातें हम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इसी स्वभाव के तहत जब इनके नाना बाहर से आए पढ़ने, तो उन्होंने अपना जीवन विलायती रीति रिवाज से बसर करना शुरू कर दिया। उसी तरह के कपड़े पहनते, उसी तरह से खाने पीने का भी शेड्यूल उन्होंने वैसे ही बना लिया। लेकिन नानी जैसे रहती थी, ये वैसे ही रहती है। इन्होंने उसका कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। वो एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो उनका अधिकार क्षेत्र था, उसमें उन्होंने उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। वो जैसे जीती थी वैसे ही जी रही थी। न ही उन्होंने अपनी कोई इच्छा, आकांक्षा, कोई पति पर भी दबाव नहीं डाला कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उस समय अंग्रेज़ों को लोग एक छुआछूत की दृष्टि से भी देखते थे, मानते थे कि इन लोगों का खाने पीने का जो ढंग है वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। तो लोग उनसे थोड़ा सा अलग थलग रहने की कोशिश करते थे।
वो लोग मांसाहार करते थे अंग्रेज लोग, उसमें कोई ये नहीं होता था कि अलग बर्तन में बनेगा ऐसा कुछ। और यहाँ तो आज भी है, तब तो और भयानक स्थिति रही होगी कि थोड़ा भी अगर आसपास आ जाए तो सारा बर्तन अशुद्ध हो जाता है, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन यहाँ नानी ने अपने ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ने दिया उनके जीवन यापन का, या जो तरीके बदले थे उनका। साथ ही इन्होंने अपनी कोई इच्छा आकांक्षा अपने पति पर भी नहीं प्रकट की कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसा कोई दबाव उन्होंने पति पर नहीं बनाया। न ही अपनी पसंद नापसंद का इजहार किया कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो जैसे चल रहा था उसको चलने दिया। इतनी समझदारी उनमें थी, जबकि वो एक अनपढ़ महिला थी। तो महिलाओं में यह समझदारी जन्मजात होती है, घर को कैसे संभालना है ये सब, तो वो नानी में भी थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। पहले क्या होता था कि अनेक बीमारियां थी जिनसे लोग कम उम्र में मर जाते थे, और महिलाएं इसका ज़्यादा शिकार होती थी, क्योंकि महिलाओं के साथ दिक्कत ये थी कि वो घर के अंदर रहती थी। इतना बोलने चालने का रिवाज नहीं था उस समय। कोई दिक्कत हुई तो फटाक से जाके बोला, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी तकलीफ़ को, अपनी बीमारियों को दबाती थी, जब तक कि वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि सबको दिखने लगे। तो इस कारण से महिलाएं ज़्यादा मरती थी। टीबी हो गया, हैजा हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां थी जिनसे लोग मर जाते थे, जिनका आज आसानी से इलाज हो जाता है। टाइफाइड हो जाता था, उससे मर जाते थे लोग। तो ऐसे ही किसी बीमारी से वो ग्रस्त हो गई और ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेगी। दूसरा क्या था कि डॉक्टरी सुविधा, मेडिकल की जो सुविधा आज है, आज हर जगह हर चौक पे डॉक्टर मिल जाते हैं, दवाई की दुकानें मिल जाती हैं। तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तब अगर कोई बीमार पड़ता था तो उसको काफ़ी दूर जाना होता था डॉक्टर से मिलने, इलाज करवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बीमारियां इसलिए भी बढ़ जाती थी कि सही समय पर इलाज नहीं मिलता था, या घरेलू नुस्खे वगैरह लोग आजमाते थे। गांव के जो वैद्य वगैरह होते थे उनकी दवाइयाँ चलती थी जड़ी बूटी वाली, तो उसमें कई बीमारियाँ ठीक हो जाती थी छोटी मोटी, और कई बीमारियाँ पकड़ में नहीं आती थी या बढ़ जाती थी। तो बहुत सारे कारण थे, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, धन का अभाव था, आने जाने की दिक्कत थी। तो इन कारणों से लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते थे। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कम उम्र में मर जाना, बिना बूढ़े हुए मर जाना। तो इन्होंने जब कम उम्र में स्वयं को मृत्यु के करीब पाया, इनको लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब वह मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर होना मतलब एक होता है मुंह चोर, एक होता है मुंहजोर। मुंह चोर बोलते हैं उसको जो जायज़ बात भी नहीं बोलेगा, हमेशा दब के रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। मुंहजोर होता है जो हर बात को बोल देता है। तो ये मुंहजोर हो उठी, जो कि पर्दे में रहती थी, पति से कम बातचीत होती थी, और लोगों से कम बात होती, दूसरे मर्दों से तो बात होने की बात ही नहीं थी। लेकिन जब इनको लगा कि अब ये मृत्यु के करीब हैं, तो ये मुंहजोर हो उठी। किस लिए हो उठी? अपने किसी सुविधा के लिए नहीं हुई। किस लिए हो उठी? कि इनकी जो 15 साल की इकलौती लड़की थी, यानी लेखिका की जो माँ थी, ये बात नानी की हो रही है, तो इनकी बेटी कौन हुई? लेखिका की माँ हुई। तो लेखिका की जो माँ थी वो 15 साल की हो गई थी। तो उनके शादी ब्याह की चिंता, उस समय 15 साल का होना मतलब शादी ब्याह का समय हो गया, ऐसा माना जाता था। तो वह चिंता उन्हें थी कि मैं मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा। तो इस कारण से वो मुंहजोर हो उठी, और क्या किया? नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अपने पति से उन्होंने कहा कि ये पर्दा वगैरह जो है वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्र आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, तो उनसे मिलना चाहती थी। सब दंग हैरान रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जो कभी बोलती नहीं थी, पर्दे में रहने वाली महिला थी, वह अचानक से एक दूसरे पुरुष के बारे में कह रहे हैं कि उनसे मिलना चाहती हैं।
तो सब दंग रह गए। दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। लोग यह सोचने लगे, जिसने कभी अपने पति से खूब मुंह खोल के बात नहीं किया, बहुत जरूरी होने पर ही बात किया, वह एक पराये मर्द से क्या बात करना चाहती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। नाना ने भी देखा कि मेरी पत्नी अब मरनासन है, तो इन बातों को सोचने का समय नहीं था, समय कम बचा था। तो उन्होंने इसकी लाज रखी और दोस्त को ले आए। फौरन जाकर वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर में पेश करना मतलब पहले बादशाहों के समय कहा जाता था, उनके दरबार में, मतलब उनके सामने प्रस्तुत किया अपने मित्र को लाकर। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। अब जो नानी ने कहा उनसे वह और भी हैरान करने वाला था। क्या था? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से कहा कि मुझे वचन दीजिए, वादा कीजिए कि मेरी बेटी के लिए दूल्हा आप खोजेंगे, वर आप तय करेंगे कि किससे इसकी शादी होगी। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। अब इसका कारण भी उन्होंने बताया कि मेरे पति तो साहब हैं, ऑफिसर हैं, मतलब उस समय जो वकील लोग होते थे वो बड़ा रौब-दाब से रहते थे, तो साहबों वाला लक्षण था उनका, सारा चाल चलन साहबों वाला था। बोला ये तो साहब हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। साहब फरमाबरदार का मतलब होता है बात मानने वाला, हुक्म मानने वाला। तो ऐसे किसी लड़के से उसकी शादी करा देंगे जो इनकी बातें मानता हो, मतलब अपने किसी जूनियर से कोई वैसा ही ढूंढेंगे जो वकील हो या इनके अंदर काम करता हो, तो वह इनका हुक्म बजाने वाला होगा, हुक्म मानने वाला होगा। तो मैं ऐसे किसी लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी स्वतंत्र विचार वाले लड़के से हो। कहने का उनका यह अर्थ था, जो अपने दम पर अपना जीवन जी सके। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। उन्होंने आगे कहा कि आप अपनी ही तरह कोई आज़ादी का सिपाही जो आज़ादी के लिए लड़ रहा हो देश के लिए, वो ढूंढकर आप शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अब यहाँ लेखिका के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि, या वहाँ जो लोग थे उनके मन में भी आया होगा कि जिसने अपनी आज़ादी का कभी ख्याल नहीं किया, हमेशा अपने पति के अनुसार काम किया, ससुराल में जो चीज़ें चल रही थी उसमें कोई विरोध नहीं किया, कोई इच्छा नहीं अपनी जताई, कोई पसंद नापसंद नहीं जताई, कोई अपनी आज़ादी अधिकारों की बात उसने कभी नहीं की, तो वैसी महिला अपनी बेटी के लिए कह रही है कि एक आज़ादी का सिपाही ढूंढिए। मतलब देश की आज़ादी के प्रति उसके मन में क्या भाव है, क्या जुनून है, कितना चाहती हैं वो इस बात को, यह कोई अनुमान नहीं कर सकता। सब तो उनको एक अनपढ़ और पर्दानशी महिला समझते थे, जो चुपचाप रहती हैं, कम बोलती हैं, जैसा कहा जाता है उतना कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात उभर कर आई कि उनके मन में आज़ादी के लिए क्या जुनून था, देश की आज़ादी के लिए। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उनसे उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। बाद में समझ में आया कि असल में वह एक आज़ाद ख्याल ही महिला थी। तो आज़ादी का उनके लिए यह मतलब था कि अपना जीवन अपने ढंग से तो जियो ही, दूसरे के जीवन में दखल मत दो, उसको भी आज़ादी से जीने दो। इसीलिए उन्होंने कभी ना अपने पति के जीवन में कोई दखल दिया, न ही उसमें शामिल हुई, ना अपने पसंद को छोड़ा, न उनकी पसंद में कोई खलल डाला। उनको यह भी नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, आप ऐसे अपना आचार व्यवहार रखिए, न ही वो उसमें शामिल हुई। मतलब वो आज़ाद ख्याल थी। उन्होंने अपनी आज़ादी को अपने स्तर पर बरकरार रखा, अपने पति की आज़ादी को उनके स्तर पर बरकरार रहने दिया, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं की। यह बात बाद में समझ में आई किसके, लेखिका की। ठीक है।
पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब इसको आगे समझा रही है कि कैसे वह आज़ाद ख्याल है। वह पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जी रही थी। तो इसमें हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसमें क्या आज़ादी है, इसमें ऐसा क्या था जो आज़ादी जिसको कहा जाए और उनको आज़ाद ख्याल मानना। लेकिन वह उनका स्वभाव था, उसमें वो रम चुकी थी। उसको छोड़कर दूसरे के हिसाब से न जीना भी तो आज़ादी है। आप जैसे जी रहे हैं, आप जैसे रह रहे हैं, आपके लिए वही आज़ादी है। आप किसी और के लिए अपने रहन सहन को नहीं बदल रहे हैं, अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे हैं, अपने क्रियाकलापों को नहीं बदल रहे हैं, तो यह भी तो आज़ादी है। उसका तो एक अलग मजा है ना कि मैं जैसे रहता हूँ वैसे ही रहूँगा। तो इस तरह से उनको आज़ाद ख्याल हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया दूसरों के चलते, अपने पति के अलग रहन सहन के चलते या अलग तरह के रीति रिवाजों को अपनाने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं बदला। ये अपना तरीका अपनाए रहे और पति को उनके अनुसार जीने दिया। तो यह भी आज़ादी थी, इसका अलग ही मजा था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला तक नहीं था। अब इनकी जो शादी हुई वो एक ऐसे पढ़े लिखे लड़के से हुई जिसको आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के चलते उस अपराध में ICS की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। ICS क्या होता था? इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज के समय में IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उस समय यही होता था जिसको पास करके लोग मजिस्ट्रेट बनते थे, कलेक्टर बनते थे। तो तब वो सर्वोच्च परीक्षा थी, तो उनको उसमें नहीं बैठने दिया गया, वह परीक्षा नहीं देने दिया गया क्योंकि उन्होंने कभी आज़ादी के लड़ाई में भाग लिया था। तो उनको सजा दिया गया कि नहीं, तुम नहीं इसमें बैठ सकते हो, तुम इस लायक नहीं हो। दूसरा, उनके पास पुश्तैनी कोई जमीन संपत्ति नहीं थी, पैसा धेला तक नहीं था, मतलब उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, जेब में नहीं होने का मतलब उनके अधिकार में ऐसा कुछ नहीं था जिसको संपत्ति कहा जाए। ऐसा नहीं, बड़े जमींदार फैमिली से थे वो, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम साधारण परिवार के थे, लेकिन पढ़े लिखे थे, इस लायक थे कि वो ICS का परीक्षा दे सकते। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दे। तो शादी जब हो गई तो इधर उनके दिमाग में तो था ही कि कैसा आज़ादी के प्रति माँ का कैसा प्रेम है, और जिस परिवार में गई वहाँ तो था ही। तभी लड़का आज़ादी में भाग ले रहा था और परीक्षा से उसको वंचित होना पड़ा। तो इन सब चक्करों में उनको बहुत सादा जीवन बिताना पड़ा और विचार भी ऊंचे रखने पड़े कि छोटी, उनका विचार हो ही गया ऊंचा। ऐसी माँ थी, पिता भी पढ़े लिखे अच्छे बैरिस्टर थे, तो काफ़ी उच्च सिद्धांतों वाले लोग थे, उच्च विचार वाले लोग थे। तो इन सब चक्कर में उनका स्वभाव भी वैसा हो गया कि वह सादा जीवन जीने वाली बन गई। इसमें दिक्कत क्या आती थी? वह बहुत कमज़ोर और नाजुक सी थी, कोमल थी, कोई काम वाम करना नहीं होता था, तो बड़ी नाजुक सी थी वो। खादी की साड़ी, उस समय लोग खादी का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कपड़ों का विरोध होता था, विदेशी वस्तुओं का। तो लोग देसी चीज़ें, हाथ से बुनी हुई जो साड़ियाँ थी, बाकी कपड़े भी हाथ से बुने हुए, जो खादी भंडार आप आज देखते हैं, तो उसी को तब खादी कहा जाता था। लोग अपने आप अपने लिए तैयार करते थे, उसके लिए अलग अलग छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते थे।
तो उनके द्वारा कपड़े तैयार होते थे जो मोटा होता था और भारी होता था। तो खादी की जो साड़ी थी वह उनको भारी लगती थी और उसको पहनती थी तो उनकी कमर कमर चनका खा जाता, मतलब कमर में मोच आ जाती थी। वह इतनी नाजुक थी, इतनी कोमल थी कि उस साड़ी के वजन से उनको लगता था कि जैसे कमर टूट जाए। कहने का अर्थ है, सचमुच में नहीं मोच आता होगा, लेकिन ऐसा उनको महसूस होता था। वो क्या करती थी, उनको साड़ी पहननी नहीं आती थी तो वो रात रात भर जागकर उसकी प्रैक्टिस करती थी, उसका अभ्यास करती थी, ताकि दिन में लोगों के सामने कोई शर्मिंदगी ना हो। जब साड़ी पहन के उनको, उस समय तो पोशाक साड़ी ही थी, सलवार सूट और जीन्स वगैरह तो पहनती नहीं थी महिलाएं, तो भारतीय महिलाएं, तो वो साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी रात रात भर, ताकि दिन में उन्हें लज्जित ना होना पड़े कि इसको साड़ी पहनना नहीं आता है या इसने ठीक से नहीं पहना है। अब दादी, उनके कोमलता पर वो इतनी नाजुक थी कि उनकी दादी ने कई बार कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग, मतलब इसे कोई काम वाम नहीं करवाना है, इसको नहला धुला के बिठा देना है कहीं। छीके पर, छीका बोलते हैं सिकहर, आपने सुना होगा शायद। सिकहर गांव में पहले होता था, रस्सी का बना हुआ एक क्या बोलते हैं, हांडी रखने वाला एक, उसके लिए सही शब्द ही नहीं मिल रहा मुझे, मतलब एक जाली सा होता था जिसमें वो हांडी को रख के उसमें दूध घी दही वगैरह रख के टांग दिया जाता था ताकि बिल्ली नहीं पहुंचे उस तक। उसको बीच में टांगा जाता था, कहीं रखा रहेगा तो बिल्ली पहुंच जाएगी, वह छप्पर से बीच में टांग दिया जाता था कि वहाँ तक तो बिल्ली नहीं पहुँचेगी, तो उसी को छीका भी कहते हैं। तो कहने का मतलब कि सब उनको बढ़िया से तैयार वगैरह करके कहीं बिठा दिया है, मतलब किसी काम वाम करने लायक उनका शरीर नहीं था। वह इतनी नाजुक थी, इतनी कोमल लगती थी देखने में भी कि किसी का मन नहीं होता कि इनसे कुछ काम करवाया जाए। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। छीके पर से उतारने का मतलब किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अरे ऐसे कैसे होगा, पुतोहू है तो इसको काम करना पड़ेगा, महारानी आई हैं, होंगी साहब अपने घर की, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। तो ऐसा किसी ने नहीं कहा, सबने इस बात का सम्मान किया कि ये नहीं करने वाली हैं उतना मेहनत, तो इनसे नहीं कराया जाए। क्यों नहीं की, इसकी दो वजहें थी। अब ये पेशकश नहीं क्यों की, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनको भी करना पड़ेगा काम, उसकी दो वजहें थी। क्या क्या थी? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। अब ये एक कल्चर अपने यहाँ था, आज भी है। आपके परिवार में अगर कोई बड़े पद पर हैं, आपके चाचा, आपके पिता, कोई भी आपके परिवार में, बाकी लोग उनसे साधारण स्थिति में रह रहे हैं, तो सब मिल करके उनका एक अलग तरह का इज्जत करेंगे, उनको एक अलग ओहदा अपने आप घर में भी प्राप्त हो जाता है, उनके रिश्तेदारों में भी हो जाता है। बहुत लोगों का नाम आपने सुना, उनका नाम ही पड़ जाता है साहब। जैसे मेरे भी एक चाचा साहब चाचा थे और चाची को हम लोग साहब चाची कहते थे। तो ऐसा आपको मिल जाए तो ये उस समय और ज़्यादा था। उस समय तो अंग्रेज़ों के निकट, अंग्रेज़ों का एक अलग तरह का दबदबा था। जो आज़ादी के लड़ाई वाले थे वो विरोध वाले करते थे, लेकिन बाकी लोगों के नज़र में वो एक अलग टाइप की चीज़ थी। जो विदेशों से आए थे उनका रहन सहन, चाल ढाल सब कुछ अलग तरह का था, तो लोग उनसे प्रभावित रहते थे बहुत। तो उसी तरह से जो साहब लोग होते थे, जिनका जीवन जीने का तरीका उस तरह का था, उनसे लोग प्रभावित रहते थे, उनके सामने कुछ बोलने से पहले हिचकते थे। तो इनके जो पिता थे, यानी लेखिका के नाना, वो बड़े साहब थे और लोग उनको खूब मानते थे कि हाँ ये बहुत कड़े साहब हैं, कड़े स्वभाव वाले साहब हैं, इनका ओहदा बहुत बड़ा है। तो एक उनका प्रभाव था समाज में। तो उनकी बेटी को कौन कहे कि इससे काम करवाओ, तो यह एक बड़ा कारण था। और यह हिंदुस्तान के लगभग सभी लोगों में यह भावना थी कि लोग वैसे लोगों की कुछ ज़्यादा ही इज्जत करते थे, या डरते थे जो कहिए, या संकोच करते थे उनके सामने बोलने में, या उनके घर वालों से भी वैसा कुछ बोलने में। तो एक तो यह कारण था। तो ये नाना के बारे में करें कि बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे, इसलिए वो बड़े पक्के साहब माने जाते थे।
मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, अंग्रेज़ों के लोग प्रशंसक भी थे। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे वह भी अंग्रेज़ों के रहन सहन की प्रशंसा करते थे। उसका कारण है, आप भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ बुरा किया तो उनका जो व्यवहार था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने सीखा और हमारा समाज अच्छा भी बना।